हम लोग इंडेफिनिट तक थे, तो न्यूमरल एडजेक्टिव में डेफिनिट और इंडेफिनिट पढ़ लिए थे और उसमें एक नोट भी लिखे थे। ठीक है, तो चलो इंडेफिनिट ही चल रहा है अभी और एक नोट और लिखेंगे। ये नोट नंबर 2 कर लो तुम। ठीक है, बातचीत कम कर रहे हैं, टू दी पॉइंट, सीधा मैटर, सब्जेक्ट मैटर बात हो रही है। तो नोट 2 में समझ लो, फिर इसको हम लोग लिख लेंगे। ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर क्या कह रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसा है जो अपने साथ दोनों नाउन लेने के लिए तैयार रहता है, यानी कि काउंटेबल नाउन भी लेने के लिए तैयार रहता है और अनकाउंटेबल नाउन भी लेने के लिए अपने साथ तैयार रहता है। तो अब यहाँ पे यूज पे निर्भर करता है कि जैसे कि मान लो कि कोई वर्ड सम है, जैसे कि हम मोर लिखते हैं, जैसे और लिखते हैं, जैसे एनी लिखते हैं, तब ये कह रहे हैं कि ये सब जो वर्ड्स है, अब कोई पूछ देगा कि सम क्या चीज है, मोर क्या चीज है। कहीं मान लो लगा दिया मोर स्टूडेंट्स, कहीं कह दिया आपको मोर राइस, कोई कहा कि आई नीड मोर वाटर, मुझे और पानी चाहिए। तो मान लो यहाँ पे अगर कोई पूछ डालता है यहाँ पे मोर क्या चीज है, तो मोर यहाँ एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव में क्या कहे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, देयर आर सम सच वर्ड्स, these will be, these may be both of the, both, these may take both of the nouns, countable और uncountable। अगर ये काउंटेबल नाउन लेगा तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव बनेगा, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन लेता है ये सब तो फिर यही बन जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा मास बतलाया जाता है, इसका द्रव्यमान बतलाया जाता है, इसका हमेशा मात्रा बतलाया जाता है। तो जब मात्रा बतलाने लगता है कोई भी चीज किसी वस्तु का, तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और जब संख्या या अंक बतलाने लगता है तो वह हो जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसलिए अब यहाँ नोट पर हम लोग ये लिखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने यूज के अनुसार से वो दो में से कोई भी नाउन हो सकता है, या तो वो डेफिनिट, या तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, या तो फिर वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, कोई भी हो सकता है। तो चलो नोट पर हम लोग अब लिख लेते हैं। नोट पर इसको नोट 2 कर लो। नोट 2 हो गया कि देयर आर सम ऑफ such words, there are some such words which are sometimes numeral adjective and sometimes these are quantitative adjective। चलो लिखो इसको, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अभी हम आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ जिक्र है इसका, तो इसको लिख लेंगे। देयर आर सम ऑफ सच वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द हैं, व्हिच आर समटाइम्स न्यूमरल एडजेक्टिव, जो कभी न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाता है, एंड समटाइम्स दीज आर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और ये कभी कभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का काम करने लगता है। according to their usage, अपने प्रयोग के अनुसार।
जैसा प्रयोग करेंगे वैसा ही होगा। करके दिखा रहे हैं एग्जांपल, समझ में आ जाए। चलो इसको लिख लो और इसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि कैसे ये कुछ वर्ड्स, अब ये कौन वर्ड्स है उसका हम पूरा यहाँ चार्ट भी दे देते हैं आपको, सारा वर्ड्स लिखा देते हैं कि ये सब वर्ड्स। तो यहाँ पे नीचे में ए नंबर लिखो और ए नंबर में लिखेंगे कौन सा वर्ड्स है, जैसे लिखो ऑल, जैसे कि एनी, जैसे कि मोर, जैसे कि सम, जैसे सम ऑफ, जैसे लोड्स ऑफ, जैसे लोड ऑफ, जैसे ए लोड ऑफ लिखो, जैसे मेजॉरिटी ऑफ, जैसे मिनोरिटी ऑफ, डॉट 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 कर रहे हैं, बहुत सारा है और भी आगे, उतनी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब ये सब सारा वर्ड्स, अगर ये यानी कि ये सब वर्ड्स जो है ना अपने बाद कोई भी नाउन ले सकता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। अगर ये काउंटेबल नाउन लेगा तो ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन लेने पर इस कंडीशन में ये बन जाएगा आपको न्यूमरल एडजेक्टिव, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन लेता है तो तब ये बन जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग प्लस देके लिखेंगे काउंटेबल नाउन बराबर कौन एडजेक्टिव, तो एन से हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। और यही सब सारा सब अभी जितना भी हम लोग यहाँ लिखे, आप फिर से इसको एक बार लिख लेना बी नंबर में। चलो फिर लिख ही देते हैं, ऑल, एनी, मोर, सम ऑफ, लोड्स ऑफ, ए लोड ऑफ, डॉट डॉट डॉट, बाकी जो वर्ड्स है वहां से ले लेना। अब ये वर्ड्स अगर अपने बाद अनकाउंटेबल ले लेता है, अनकाउंटेबल अगर नाउन ले लेता है तो बराबर तब यही वर्ड्स आपका बन जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसका मीनिंग लिख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का मीन्स होता है मात्रा सूचक विशुन्ना विशेषण। चलो लिख लो इसको, ए और बी कर लो। ये इंडेफिनिट जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास, उसी का पार्ट था आपका। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग अगला एडजेक्टिव में जाएंगे। 3 नंबर का एडजेक्टिव होगा। 2 हम लोग पढ़ लिए थे, एक पढ़ लिए थे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव और एक पढ़ लिया हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव में 2 हो गया, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, तो आप डेफिनिट और इनडेफिनिट का पूरा डिटेल्स हम लोग जान लेंगे। तो अब दोनों का जाते जाते क्या करेंगे, तो एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। तो चलो अब इसका एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि कैसे हम इन शब्दों के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगा के सेंटेंस बनाए और कैसे हम काउंटेबल नाउन लगा के बनाते हैं। जैसे सेंटेंस एग्जांपल फर्स्ट हो गया आपका, लोड्स ऑफ द बॉयज, loads of the boys were standing against the tree। बहुत सारे बच्चे, loads of the boys were standing against the tree, बहुत सारे बच्चे पेड़ के सहारे खड़े थे। तो यहाँ पे बॉयज के पहले देखो क्या है, लोड्स ऑफ, यानी लोड्स ऑफ हम वाटर भी लिख सकते हैं, लोड्स ऑफ बॉयज भी लिख सकते हैं।
मतलब ये अपने साथ कोई भी नाउन ले सकता है। तो जो वर्ड्स अपने साथ काउंटेबल, अनकाउंटेबल, तो ये तो यूज पर गया ना, तो तब क्या कहेगी, यूज पर निर्भर करता है कि अगर हम इसके बाद नाउन काउंटेबल यूज कर देते हैं तो उस कंडीशन में न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाएगा। यही सेम सब अगर हम इसके बाद अनकाउंटेबल यूज करते हैं या कहीं पहले से यूज है तो इसमें इसका कंडीशन देखो, यूज के अनुसार से इसका नाम बदल गया और इसका नाम हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो बताओ कि अब यहाँ लोड्स ऑफ कौन एडजेक्टिव है, तो यहाँ लोड्स ऑफ आपका हो गया न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव भी हम लोग दो तरह का पढ़े हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। अगर कोई बंदा ये पूछ दे आपसे कि ठीक है न्यूमरल एडजेक्टिव दो तरह का होता है, डेफिनिट और इंडेफिनिट आप ही बताया है, तो फिर ये न्यूमरल में डेफिनिट और इंडेफिनिट में से फिर कौन है, तो इस कंडीशन में फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है, मतलब लोड्स ऑफ पहली नजर में हम क्या देखें इसको कि ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और दूसरे नजर में फिर क्वेश्चन आ गया तो हम क्या समझ लिए इसको, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल, अब कोई अनकाउंटेबल नाउन, इसी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में ले लेते हैं। देयर आर loads of water in the river, नदी में बहुत सारा पानी है। There are loads of water in the river। तो अब यहाँ देखो loads of, इसके बाद नाउन क्या आ गया, अनकाउंटेबल। अब ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले loads of, तो मतलब अब यहाँ loads of क्या हो गया, तो क्वांटिटेटिव, हाँ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चलो यहाँ हो गया ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके पहले यहाँ पे इसके ठीक बाद अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ नाउन है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ये आपका लोड्स ऑफ हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल ले लो, हम मिटा रहे हैं और हम लोग 3 नंबर में अब जा रहे हैं, तीसरा नंबर। इसीलिए कहेगी यूज के अनुसार से ये सब शब्द जो है ना बदल जाता है। ठीक है, यहाँ समझा देते, ऑल इज ओके। आपका सवाल है ऑल इज ओके, ऑल आर ओके। तो अभी देखो यहाँ ऑल आया है, आप कभी कभी क्या कहते हैं कि ऑल इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सर कभी कभी हम ही लोग बोलते हैं ऑल इज ओके, और कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऑल आर ओके। दोनों सेंटेंस सही है या गलत? यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही है, कोई भी सेंटेंस यहाँ गलत नहीं है, क्योंकि ऑल का प्रयोग, ध्यान दो इसको, अच्छा चीज है। क्वेश्चन टेक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत डिटेल्स आप पढ़िए इनके बारे में, यहाँ जिक्र किया इसीलिए समझा रहे हैं, कई साइड में लिख लेना इस सब चीज को एक्स्ट्रा करके। ऑल इज ओके, देखो ऑल जो है ना, ऑल अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और ऑल अपने साथ प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। आप चाहें तो सबको भी कहीं एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। ऑल अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है और ऑल अपने साथ प्लूरल वर्ब को भी ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ऑल अगर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ऑल अगर अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है या अगर आप लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने ऑल का प्रयोग किसी थिंग्स के लिए किया है, मतलब आप किसी वस्तु के लिए किए हैं। इससे किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, इससे किसी वस्तु का बोध कर रहे हैं आप। लेकिन अगर हम ऑल के साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में फिर ऑल का मतलब है कि ये किसी प्लूरल पर्सन यानी कि व्यक्ति के लिए आप इसका यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये थिंग्स के लिए, और ये हो जाता है सिंगुलर। इस कंडीशन में अगर हम ऑल के बाद हेल्प कोई भी वर्ब अगर सिंगुलर यूज करते हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई ये कह रहा है कि ऑल इज ओके। देखो ऑल इज ओके का मतलब आप क्या कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है,
आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप ठीक हैं कि नहीं है, आपके घर के लोग ठीक हैं कि नहीं है, इससे ये नहीं साबित हो रहा है। मतलब आपका कामकाज ठीक है, मतलब वस्तु ठीक है, सब कामकाज ठीक चल रहा है, लेकिन हम ठीक नहीं चल रहे हैं, हम लोग ठीक नहीं चल रहे हैं। यहाँ ऑल आर ओके का मतलब हुआ हम लोग ठीक है, लेकिन हम लोगों का कामकाज ठीक नहीं है। अभी कोरोना टाइम ले लो, अभी कोविड-19 का टाइम है, हम सभी लोग ठीक ठाक हैं, आप सभी स्वस्थ हैं, कामना हम भी यही करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, लेकिन ऑल इज ओके नहीं है, ऑल इज नॉट ओके, बट ऑल वी आर ओके, हम लोग सभी ठीक हैं। तो ऑल का प्रयोग जब भी सजीव वस्तु के लिए होगा तो ये प्लुरल हो जाता है, और अगर हम वस्तु के लिए करें, थिंग्स के लिए करें, तो फिर ये सिंगुलर हो जाता है। पर सेंटेंस सही है, अर्थ बदल जाएगा। ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल आर ओके, हर कोई ठीक ठाक है, सभी कोई ठीक ठाक है। ठीक है, तो आपका ये सवाल यहाँ चलो इस तरह से क्लियर हो गया। आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा ऑल थिंग्स इज नॉट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। कोई ऐसा है, कोई पोएम पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, तो ध्यान देना, ऐसा एक लाइन था कि ऑल थिंग्स इज नॉट ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। यहाँ वो किसकी बात कर रहा है? थिंग्स का बात कर रहा है। थिंग्स का मतलब वस्तु, वस्तु का मतलब ऑल अपने साथ वस्तु ले लिया, मतलब थिंग्स ले लिया, तो देखने में लग रहा है ये प्लुरल, परंतु ये प्लुरल नहीं है। देखिएगा पोएम के हेडलाइन में ऑल थिंग्स के बाद आर नहीं लगाया, इज लगाया है, क्योंकि ऑल दोनों चीज को डिनोट करता है, ये थिंग्स को भी और व्यक्ति को भी, थिंग्स को भी और पर्सन्स को भी। पर्सन्स अगर आएगा तो प्लुरल हो जाएगा, थिंग्स आएगा तो फिर ये तब ये फिर इस कंडीशन में सिंगुलर हो जाएगा। और ऑल थिंग्स का मतलब हो जाता है हर एक चीज। ऑल थिंग्स मतलब हर एक चीज, हर एक में एक आ गया ना जी, तो एक आ गया तो सिंगुलर। और जब सिंगुलर हुआ, कोई भी वर्ड अगर सब्जेक्ट का फॉर्म में यूज कर रहे हैं और अगर वो सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब भी होगा सिंगुलर, इसीलिए सेंटेंस सही है। चलो ये सब एक्स्ट्रा था, ये सब को कहीं पे ना लिख लो एक्स्ट्रा, जिस तरह से यहाँ पे हम बना के दिए हैं आप लिख लीजिए, बाकी चीज आप समझ चुके हैं। सेंटेंस में आप पूरा जिक्र होगा इसका, पढ़ेंगे हम लोग पूरा डिटेल्स। चलो हम लोग अगला एडजेक्टिव में जा रहे हैं, 3 नंबर में थे, और 3 नंबर का एडजेक्टिव हम लोग का है डेमोन्स। लिखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मीन्स होता है संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण। दुनिया के किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम जब संकेत के माध्यम से इंगित करते हैं, जब किसी चीज को हम डायरेक्शन दे करके बतलाते हैं, तो डायरेक्शन देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी शब्द को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट मतलब निर्देशित करना, किसी को बताना, डायरेक्शन देकर इशारे से बतलाना। जैसे आपने कहा कि दिस इज माई पेन, यहाँ जो दिस लगाए, देखो एक इंडिकेशन है। अब इंडिकेशन हम किसी को कैसे भी दे सकते हैं, हम उंगली दिखा के कभी कभी करते हैं, कभी कभी हाथ दिखा के करते हैं, कभी कभी आंखें दिखा कर करते हैं, तो कभी कभी उसके तरफ देख करके हम करते हैं। तो हम बहुत तरह से किसी को भी डायरेक्ट करते हैं। तो जिन शब्दों के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को डायरेक्ट करते हैं, निर्देश करते हैं, और डायरेक्शन दे करके जो हम बतलाते हैं, उन शब्दों को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द थिंग्स पर्सन एंड प्लेस is directed or indicated through the following words
and must be a noun just after all of the following words. Only then the following words are called demonstrative adjective. लिखते भी चलो, फिर हम समझाएंगे, पर आप लिखिए अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हिंदी लिख सकते हैं आप यहाँ बगल में, संकेत वाचक विशेषण, संकेत वाचक विशेषण। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखे? द थिंग्स, पर्सन एंड प्लेस, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी चीज को इज डायरेक्टेड, निर्देशित किया जाता है, इशारा किया जाता है, और इंडिकेटेड या फिर प्रदर्शित किया जाता है, बतलाया जाता है, व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी भी स्थान को थ्रू द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के द्वारा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को निर्देशित या इंगित किया जाता है, एंड मस्ट बी अ नाउन जस्ट आफ्टर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और निम्नलिखित इन सभी शब्दों के बाद निश्चित रूप से जब कोई सी एक नाउन का प्रयोग होता है, ओनली देन, तो केवल तभी द फॉलोइंग वर्ड्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो केवल तभी ये सभी शब्द कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 3-4 बात यहाँ पे ध्यान रखने की है। अभी फॉलोइंग वर्ड्स हम लिखे नहीं है कि कौन वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, लिखाएंगे हम आपको। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा भी ले रहे हैं, जैसे कि दिस ले लीजिए। अब दिस वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दिस से हम किसी को क्या कहते हैं? हम लोग बचपन में हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सर, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ओनली दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन। आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि यही वो लड़का है जिसने मेरी कलम चोरी करी है। तो यहाँ दिस इज द बॉय में दिस से आप यहाँ आप उसको डेमोन्स कर रहे हैं, आप उसको इंगित कर रहे हैं, इशारा से आप उनको निर्देशित करते हैं, इंगित करते हैं, बताते हैं आप। तो दिस इज द बॉय। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि यहाँ दिस इस कंडीशन में सब कुछ को फॉलो कर रहा है, परंतु फिर भी यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक वर्ड लिखे हैं, मस्ट बी अ नाउन जस्ट आफ्टर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि जो भी वर्ड्स होगा अगर इन शब्दों के ठीक बाद नाउन का प्रयोग होगा तभी ये वर्ड केवल होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इन शब्दों के बाद कोई नाउन नहीं आता है, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, मतलब कुछ और आ जाता है, तो इस कंडीशन में यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि इसका नाम बदलकर हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अर्थ बदल गया ना। थोड़ा सा यहाँ देख लो, लिखना नहीं अभी वाला। दिस इज अ पेन, या एक कलम है, एक सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखो, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। अब देख लो यहाँ दिस के बाद पेन आ गया, पेन किसी वस्तु का नाम है तो नाउन आ गया, तो यहाँ दिस पेन में दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ दिस के बाद इज आ गया, इज आपका नाउन नहीं है, पेन है लेकिन दिस के ठीक बाद नहीं है, वो कहीं और है। अब कहीं और है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके ठीक बाद इज है, यहाँ आपका जो दिस है यही बदलकर बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम यहाँ आपको वही चीज यहाँ लिखे और अंतर करते हुए हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे कैसे होता है। और सारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम लिखते भी हैं।
तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं और हम लोग पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, वो जो भी हो, इसका वर्ड्स कौन कौन है जिस जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो टोटल फॉलोइंग वर्ड्स में हम लोग इसको लिख लेंगे। तो चलो अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को हम लोग पहले लिखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स करो यहाँ पे, क्योंकि अभी ये कुछ नहीं है, ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना ही ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बल्कि ये अभी केवल वर्ड्स है। और जब हम इसका यूज करेंगे तो तब समझ में आएगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो अब हम सारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स को यहाँ एक एक करके हम लोग लिखते चलेंगे। चलिए लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे सच, फिर लिखेंगे सच ए, फिर लिखेंगे यौन, फिर लिखेंगे यौंडर, फिर लिखेंगे सर्टेन, फिर लिखेंगे ए सर्टेन, फिर लिखेंगे दिस, दैट, these, those। हाँ चलो लिखते चलो। the same, the self same, the same, the self same, the self same, the other, another, each other, any other, डॉट 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 करो, और भी हो सकता है, और इस तरह से जितना भी है सब। ये कहे कि ये सब अभी जितना भी वर्ड्स लिखे ये सब आपका डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है। अब इन शब्दों का प्रयोग पर निर्भर करता है कि ये सारा जो शब्द है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अगर इन सभी शब्दों, यही हो गया फॉलोइंग वर्ड्स, और अगर इन शब्दों के ठीक बाद नाउन का प्रयोग हो जाए तो यही शब्द बदलकर हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर इन शब्दों के बाद नाउन ना हो, कुछ और शब्द हो, तो इसी का नाम बदलकर हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलो एक तरफ हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, आप एक तरफ लिखेंगे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी लेते हैं पहले, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अंतर भी हम लोग यहीं पे करते चल रहे हैं। तो चलो अब इसका एग्जांपल इसके नीचे लिखेंगे और इसके एग्जांपल इसके नीचे देंगे। आप कभी भी देखिएगा, आप तुरंत इसका डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस एक इधर लिख ले हम लोग, दिस पेन इज योर्स, ये कलम तुम्हारी है। तो दिस यहाँ हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन आ गया है। अब इधर आ जाओ, इधर लिखते हैं दिस इज योर पेन। अब यहाँ दिस के बाद इज आ गया, पेन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो यहाँ दिस हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज कार्स, these cars are new, यहां बन जाएगा these are new cars। दूसरा एग्जांपल, those pens were
those pens were there on the table, इधर कर लेते हैं those were on the table were yours. Those were on the table were yours. जो टेबल पर थे वो तुम्हारे थे, जो भी हो। तो इस तरह से सब जितना भी, जैसे आप दूसरा ले लो, such a boy has never been seen. Such a boy has never been seen. अब इसके सामने इसका एग्जाम्पल दूसरा ले रहे हैं, सच ए बॉय, नाउन आ गया तो सच ए क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इधर आ जाओ, इधर बना लेते हैं the boy can never be such as, लड़के ऐसे नहीं हो सकते हैं। The boy can never be such as। तो इस तरह से जितना भी है सब, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है तो यहीं तक रखते हैं आज, फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।